अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया के किस्त नंबर 58 का तीसरा हिस्सा। यहूदी और हबशी की जुबानें बंद हो गई थी। उनके रंग जर्द थे, जिस्म पसीने में शराबूर और टांगें कांप रही थी। उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो जोर से चीख ही मार सकें। शेर बड़े आराम से अपना जबरदस्त सर हिलाता हुआ यहूदी और हबशी के करीब जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना हाथ उठाकर तेज नाखूनों वाला पंजा हबशी की गर्दन में पेवस्त कर दिया। हबशी की चीख निकल गई। यहूदी बाहर को भागने लगा तो शेर ने दूसरा पंजा मारकर उसे भी गिरा दिया। नाग ने अब सांप का रूप बदल लिया। हबशी और यहूदी ने कपकपाती आंखों से देखा कि जहां पहले शेर खड़ा था, अब एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाए उनके सामने फुनकारे मार रहा है। हबशी ने बाहर को खिसकने की कोशिश की ही थी कि सांप ने लपक कर उसे डस दिया। हबशी जमीन पर गिरा और देखते ही देखते उसका जिस्म नीला पड़ गया। उसके नथनों से खून जारी हो गया और वो मर गया। यहूदी ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा कसूर माफ कर दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम रहूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम खाओ, तरस खाओ। नाग को न जाने क्यों बच्चों का सुनकर रहम आ गया। उसने सांप की शक्ल छोड़ दी और फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। यहूदी सजदे में गिर पड़ा। तुम देवता हो, मुझे माफ कर दो। नाग ने कहा, इस हबशी ने मुझ पर हाथ उठाया, उसे उसके जुल्म की सजा मिल चुकी है। अब तुम बाहर दुकान पर चलो और मुझसे बात करो। दुकान पर आकर यहूदी अदब से बैठ गया और बोला, हजूर, आप अपना सोना भी रखें और जिस कदर रकम चाहे मुझसे ले लें। नाग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कोई फकीर नहीं हूँ और फिर मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। मैं अपने सोने का मुआवजा चाहता हूँ। मेरे सोने के बस जिस कदर नकदी हिसाब बनती है मुझे दे दो। यहूदी ने कहा, जितना सोना आपने मुझे दिया है उसके हिसाब से आपके 10,000 पाउंड बनते हैं। 10,000 पाउंड यानी 3 लाख रुपए। आज से 100 बरस पहले बहुत बड़ी रकम थी। इतनी रकम की नाग को जरूरत भी नहीं थी, मगर वो यहूदी के पास अपनी दौलत नहीं रखना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे 2.5 लाख रुपया यानी 10,000 पाउंड थैली में डालकर दे दो। यहूदी ने सारी रकम थैले में डालकर नाग के हवाले कर दी। नाग से इतनी रकम उठाई नहीं जा रही थी। उसने एक मजदूर के सर पर थैली रखवाई और सराय में आ गया। दूसरे रोज उसने सराय की कोठली को ताला लगाया और शहर से बाहर गरीब बस्ती में आकर घूमने फिरने लगा। सारा दिन वो गरीब लोगों के घरों के बाहर घूमता रहा। रात को उसने थैली अपने सर पर रखी और गरीब लोगों के घरों के दरवाजों में से अंदर पाउंड फेंकने शुरू कर दिए। उसने सिर्फ 1,000 पाउंड अपने पास रखे और बाकी 9,000 पाउंड गरीबों के घरों में तकसीम कर दिए। जाहिर है, जब सुबह उठकर गरीबों ने अपने मकानों में दौलत देखी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 1,000 पाउंड से नाग ने अपने लिए बेहतरीन अंग्रेजी कपड़े, हैट, छड़ी, सूटकेस और लंबा कोट वगैरह खरीदा। एक हल्का सूट उसी वक्त पहन लिया और जहाज पर सवार हो गया। टिकट वो पहले ही खरीद चुका था। यह टिकट उसने जहाज के फर्स्ट क्लास की खरीदी थी। जहाज उसी रोज शाम के वक्त जिब्राल्टर की बंदरगाह से विलायत की तरफ रवाना हो गया। उधर मारिया भी विलायत जाने वाले जहाज पर सवार थी और उसका जहाज विलायत की बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। इससे पहले कि ये लोग बंदरगाह विलायत पर उतरे, बेहतर मालूम होता है कि जरा अंबर की भी खबर लें कि वो किस हाल में है और क्या कर रहा है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अंबर माहीगीरों की बस्ती में आराम कर रहा था। जब वहां रहते रहते वो थक गया और मारिया नाग की याद उसे सताने लगी तो एक रोज उसने माहीगीरों को अलविदा कहा और कश्ती में सवार होकर कलकत्ता शहर की तरफ चल पड़ा। घाट पर उतरकर अंबर सीधा एक करीबी सराय में गया। यहाँ बाहर से आए हुए कई मुसाफिर ठहरे हुए थे। अंबर के पास कुछ भी नहीं था। अशरफियां कब की खत्म हो चुकी थी। रुपए पैसे के बगैर उस शहर में नहीं ठहर सकता था। उसने सोचा कि रुपया कहाँ से पैदा करे। वो मेहनत मजदूरी करके ही कुछ पैसा कमाना चाहता था। वो सीधा बंदरगाह पर आ गया। यहाँ एक जहाज पर उससे सामान उतारा जा रहा था। अंबर एक आदमी से मिला जिसने उसे जहाज से सामान उतारने के काम पर लगा दिया। अंबर के लिए सामान उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था, ख्वाह वो कितना ही भारी क्यों ना हो। चुनाचे उसने एक बड़ी सी गांठ उठाकर सर पर रखी और बड़े इत्मीनान से लेकर नीचे हो गया। दूसरे मजदूर उसे हैरानी से तकने लगे। इत्तेफाक से जहाज का कप्तान भी उसे देख रहा था। वो अंबर के पास आकर बोला, तुम इंसान हो या कोई जिन? अंबर ने कहा, मैं इंसान हूँ, अभी जिन नहीं बना। फिर तुमने इतना वजन अकेले कैसे उठा लिया, जबकि मजदूर मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते? अंबर ने कहा, मैं इससे भी ज्यादा बोझ उठा सकता हूँ, आजमा कर देख लें। कप्तान ने कहा, फिर तुम्हारे पास जरूर कोई खुफिया ताकत है। चलो मेरे साथ आओ और लंगर की मशीन को एक जगह से दूसरी जगह रख दो। अंबर कप्तान के साथ जहाज के अरशे पर उस जगह आ गया जहां लंगर की भारी भरकम मशीन पड़ी हुई थी। ये बहुत बड़ी मशीन थी और नामुमकिन बात थी कि 10 आदमी मिलकर भी उसे अपनी जगह से हिला सकते। अंबर ने एक लम्हे के लिए मशीन को देखा, फिर बड़े आराम से एक हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर डालकर उसे ऊपर उठा लिया और हैरत ज़दा कप्तान और दूसरे लोगों की मौजूदगी में उसे उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। सारे लोग दम बखुद रह गए। कप्तान समझ गया कि ये कोई गैर मामूली नौजवान है। वो उसे अपने साथ कैबिन में ले गया, उसे खाना खिलाया, ठंडा शरबत पिलाया और कहा,
अगर तुम मेरे जहाज़ पर मुलाजिम हो जाओ तो मैं तुम्हें महीना तनख्वाह भी दूंगा और खाना पीना वर्दी भी मुफ्त मिलेगी। अंबर ने कहा, आपका जहाज़ कहाँ जा रहा है? कप्तान ने कहा, मेरा जहाज़ कुछ दिनों के बाद विलायत जाने वाला है। अंबर बोला, मैं विलायत तो नहीं जा सकता। हाँ, जितने रोज़ जहाज़ यहाँ खड़ा है मैं मुलाजमत कर लूँगा। कप्तान ने अंबर को नौकर रख लिया। अंबर को नए कपड़े मिल गए, उसे रात को ठहरने की जगह भी मिल गई। उसने सोचा कि इतने रोज़ सुकून से शहर में चल फिर कर वो नाग और मारिया को तलाश करेगा। वो सुबह से शाम तक जहाज़ पर काम करता और शाम को खाना खाकर शहर में घूमने फिरने चला जाता। एक रोज़ वो फिरता फराता एक पुराने मंदिर के करीब से गुजरा तो क्या देखता है कि एक गोरा सिपाही एक उधेड़ उम्र पुजारी को घूंसों और लातों से मार रहा है। पुजारी हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, कातिल मेरे मंदिर में नहीं ठहरा। गोरा सिपाही उसे घसीटता हुआ मंदिर के अंदर ले गया। अंबर को बेचारे बूढ़े पुजारी पर तरस आ गया क्योंकि गोरा सिपाही उसे बुरी तरह मार पीट रहा था। अंबर भी मंदिर के अंदर आ गया। यहाँ मशल जल रही थी जिसकी रोशनी में गोरे ने पुजारी को एक सतून के साथ बांध दिया और हंटरों से उसे पीटने लगा। बता, कातिल कहाँ चला गया? हमारे सिपाही और सार्जेंट कहाँ गुम हो गए? क्या तूने उन्हें कत्ल कर दिया है? पुजारी यही कहे जा रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। गोरे ने जोर से हंटर मारने शुरू कर दिए। अंबर से ये दर्दनाक तशद्दुद देखा न गया। उसने आगे बढ़कर गोरे के हाथ से हंटर छीनकर परे फेंक दिया। गोरे की आंखों में खून उतर आया कि उस नौजवान की इतनी जुर्रत कि उसके हाथ से हंटर छीन ले। उसने पिस्तौल निकालकर अंबर की तरफ तान लिया। कौन हो तुम बदबख्त? अंबर ने कहा, मैं इस पुजारी को बचाने आया हूँ। क्या तुम्हें एक बूढ़े आदमी पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुमने इसे आज़ाद ना किया तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। गोरा सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा नौजवान है कि मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर भी ज़रा बराबर खौफजदा नहीं हुआ, उल्टा मुझे डांट रहा है। उसने पिस्तौल लहराकर कहा, मैं 1 2 3 कहूँगा, अगर तुम मंदिर से बाहर ना निकले तो मैं गोली चला दूंगा। अंबर ने सीना तान कर कहा, बेशक गोली चलाकर भी देख लो, लेकिन याद रखो गोली चलाने के बाद भी तुम मेरे इंतकाम से न बच सकोगे। मंदिर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वहाँ सिवाय उन तीनों के और कोई नहीं था। गोरा सिपाही तंज भरी हंसी में हंसा। काले हिंदुस्तानी, मुझे तुम्हें हलाक करना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस मुल्क पर गोरों की हुकूमत है? अंबर गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर वो गोरा सिपाही को हमला करने का मौका जरूर देना चाहता था ताकि उसके दिल में कोई हसरत बाकी न रहे। उसने सिर्फ इतना कहा कि गोरे सिपाही की तरफ गुस्से से घूर कर बोला, तुमने साबित कर दिया है कि तुम अच्छे खानदान की औलाद नहीं हो। चलाओ गोली, अपने दिल का अरमान पूरा कर लो। गोरे सिपाही ने पिस्तौल का निशाना बांध कर कहा, 1 2 3। अंबर अपनी जगह पर डटा खड़ा रहा। पुजारी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बेटे मेरी खातिर अपनी जान से हाथ ना दो, भाग जाओ, मुझे मरने दो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अंबर ने कहा, बाबा तुम खामोश रहो। फिर उसने गोरे सिपाही को ललकारा, चलाओ गोली अहमक फिरंगी। गोले ने पिस्तौल चला दिया। धमाका हुआ, बारूद का धुआं उठा। गोरे का ख्याल था, बल्कि उसे यकीन था कि अंबर खून में लथपथ होकर फर्श पर तड़प रहा होगा, लेकिन यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि अंबर अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा था और पिस्तौल की गोलियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। गोरे सिपाही ने सोचा कि शायद निशाना खता गया। उसने दोबारा पिस्तौल भरकर चलाया। इस बार भी अंबर का बाल तक बेका न हुआ और वो अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। अब तो गोरे सिपाही के हाथ पांव फूल गए। पुजारी भी शर्मिंदा था। वो यही समझ रहा था कि गंगा मैया ने अपना कोई अवतार उसकी जान बचाने के लिए भेजा है। उसने झुककर अंबर के आगे हाथ जोड़ दिए, जय गंगा मैया की जय। अंबर ने गोरे सिपाही के हाथ से पिस्तौल छीनकर परे फेंक दिया और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जालिम हो जान, तुमने जाने कितने बेगुनाह लोगों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। गोरा सिपाही दहशतज़दा हो चुका था। अंबर ने उसकी गर्दन को जोर से झटका दिया। उसकी गर्दन का मनका टूट गया और वो गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुजारी ने अंबर को सजदा कर दिया, जय हो गंगा देवी, जय हो गंगा मैया। अंबर ने कहा, बाबा मैं ना गंगा देवी हूँ और ना गंगा मैया हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन दूसरे इंसानों से ज़रा मुख्तलिफ हूँ। तुम ऐसा करो कि इस गोरे की लाश को छुपाने का इंतज़ाम करो, नहीं तो पुलिस आकर तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। क्या यहाँ कोई तहखाना है? पुजारी ने कहा, हाँ गुरुदेव, एक तहखाना मौजूद है। पुजारी ने अंबर को तहखाना दिखाया। अंबर ने गोरे की लाश तहखाने में गड़ा खोदकर दबा दी। गड़ा खोदते हुए अंबर ने देखा कि वहाँ पहले ही लाशें दफन थी। उसने पुजारी से उन लाशों के बारे में सवाल किया और पूछा, बाबा क्या यहाँ पहले कोई कब्रिस्तान था? पुजारी हाथ बांधकर खड़ा हो गया, गुरुदेव आपसे कौन सी चीज़ अच्छी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपसे पहले एक शख्स गंगा मैया ही के रूप में यहाँ आया था। उसने इन जालिम सिपाहियों के चुंगल से मेरी और अपने एक सरफरोश दोस्त की जान बचाई थी और इन्हें ज़मीन में दफन कर दिया था। अंबर का माथा ठनका। वो कौन शख्स था बाबा? पुजारी ने कहा, नौजवान था, आंखें सुर्ख थी और उनमें बड़ी कशिश थी। अंबर उछल पड़ा। उसका नाम नाग तो नहीं था कहीं? हाँ गुरुदेव, नाग ही उसने अपना नाम बताया था। क्या आप उसे जानते हैं? क्यों नहीं, वो मेरा भाई है, मैं उसी की तलाश में आया हूँ। मैं तो मारा मारा फिर रहा हूँ।
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ चला गया? पुजारी ने कहा, गुरुदेव महाराज, नाग आखिरी बार मुझे इस मंदिर में छोड़कर बंदरगाह की तरफ चला गया था। वो कह रहा था कि अपने भाई अंबर और बहन मारिया की तलाश में विलायत का सफ़र कर रहा है। अंबर बैठ गया। मैं ही अंबर हूँ बाबा, नाग और मारिया का भाई। हम तीनों भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं और एक दूसरे की तलाश में हैं। अच्छा हुआ कि कम से कम मुझे नाग के बारे में तो पता चला कि वो कहाँ है। मैं भी अब विलायत का सफ़र करूँगा और उसे वहाँ जाकर तलाश करूँगा। मुझे यकीन है कि मारिया बहन भी ज़रूर वहीं कहीं मौजूद होगी। अंबर पुजारी से रुखसत होकर जहाज़ पर आ गया। वो सीधा कप्तान के कैबिन में आ गया। कप्तान आराम कर रहा था। अंबर को देखकर बोला, कहो नौजवान, कैसे आना हुआ? अंबर ने कहा, साहब मैं आपके साथ विलायत जाने को तैयार हूँ। कप्तान खुश होकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तुमने कैसे इरादा कर लिया? अंबर ने कहा, साहब यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता, शायद विलायत जाकर सुकून मिले, और फिर यहाँ कारोबार भी नहीं है। क्या आप मुझे विलायत अपने साथ ले चलेंगे? क्यों नहीं, कप्तान मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ विलायत चलोगे। कप्तान का इरादा विलायत जाकर अंबर से बड़ा काम लेने का था। वो चाहता था कि विलायत जाकर अंबर की नुमाइश लगाए, उसका ताकत का मुजाहरा लोगों को दिखाए और दौलत कमाए, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी में अंबर जितना ताकतवर नौजवान आज तक नहीं देखा था। बात तय हो गई। अब अंबर बेताबी से जहाज़ के चलने का इंतज़ार करने लगा। आखिर हफ्ता गुजर गया और जहाज़ ने समंदर में विलायत की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। किसी को खबर नहीं थी कि इस जहाज़ में कप्तान का एक जानी दुश्मन भी अपने साथी के हमरा सफ़र कर रहा है। उन दोनों आदमियों का मकसद ये था कि जब जहाज़ खुले समंदर में पहुंचे तो कप्तान को कत्ल करके उसकी लाश समंदर में फेंक दी जाए। इस खौफनाक काम पर उन दोनों को कप्तान के एक अंग्रेज़ रिश्तेदार ने लगाया था और उन दोनों के साथ एक भारी रकम तय की थी। कप्तान का संगदिल रिश्तेदार जायदाद की खातिर कप्तान को रास्ते से साफ करना चाहता था। कप्तान सीधा साधा से इंसान था। उसे कोई खबर नहीं थी कि जहाज़ में उसके कातिल भी आम मुसाफिरों के भेस में सफ़र कर रहे हैं। अंबर को इस खूनी साजिश का कोई इल्म नहीं था। जहाज़ को बंदरगाह से रवाना हुए 2 रोज़ गुजर चुके थे और अब वो खुले समंदर में सफ़र कर रहा था। शाम के वक्त अंबर जहाज़ के कप्तान के साथ अरशे की ठंडी हवा में बैठा विलायत की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद कप्तान ने जमाई लेकर कहा, अंबर मियाँ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने चला। कप्तान उठकर नीचे अपने कैबिन में सोने चला गया। अंबर कुछ देर अरशे पर बैठा ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाता रहा। रात के साए गहरे होते गए। समंदर पर तारीकी छाई हुई थी। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता डोलता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। अंबर का दिल चाहे कि एक प्याली पीने को चाहा। वो अरशे से उठकर नीचे जहाज़ की कैंटीन में आ गया। जहाज़ की कैंटीन पर ज़्यादा लोग नहीं थे। चंद एक मुसाफिर वहाँ बैठे खाना खा रहे थे। एक तरफ 2 नौजवान मेज़ पर सर जोड़कर बैठे आपस में खुसर पुसर कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। यही वो कातिल थे जो जहाज़ के कप्तान को कत्ल करने का इरादा लेकर जहाज़ पर सवार हुए थे। अंबर ने उन पर कोई तवज्जो न दी और उनके करीबी मेज़ पर बैठकर चाय पीने और नाग मारिया के बारे में सोचने लगा। उसे यकीन था कि विलायत में वो अपनी बहन भाई से ज़रूर मिल सकेगा। अचानक तेज़ कानों में दोनों की बातों की आवाज़ पड़ना शुरू हुई। एक कह रहा था, आज की रात ठीक रहेगी। दूसरा बोला, नहीं, कल रात को काम करेंगे, जहाज़ को अभी और ज़्यादा खुले समंदर में जाने दो। अंबर के कान खड़े हो गए। वो हैरान हुआ कि ये लोग खुले समंदर में जाकर क्या करना चाहते हैं। वो ज़रा करीब हो गया। इस दौरान में दोनों कातिल चुप हो गए। खामोशी से उन्होंने अंबर को देखा और उठकर फिर चले गए। लेकिन अब अंबर ये मालूम करने का फैसला कर चुका था कि ये लोग किस लिए सफ़र कर रहे हैं और ये खुले समंदर में जाकर क्या करना चाहते हैं। वो भी चुपके से उठकर उन कातिलों के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों कातिल राहदारी से गुजरकर एक कैबिन में दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंबर कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने देखा कि कैबिन के अकब में एक गोल रोशनदान सा बना हुआ था। वो कैबिन के अकब में आकर खड़ा हो गया। एक स्टूल पर चढ़कर उसने गोल शीशे के साथ कान लगा दिए। अंदर दोनों कातिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, मेरी बात मानो, आज की रात से अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। मौसम ख़राब हो रहा है, लहरों में तूफान के आसार हैं। इस काम से हम जितनी जल्दी फारग हो जाएं उतना ही अच्छा है। दूसरा कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, जहाज़ के कप्तान का कैबिन खुला होगा? पहला कातिल बोला, ये मामूली बात है, मैं हर किस्म के दरवाजे की चटखनी और ताला खोल सकता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, आज रात ही हम कप्तान का काम तमाम कर देंगे। अंबर चौंक पड़ा। हैं तो ये क्या, लोग इन बेचारे कप्तान को कत्ल करने की खिचड़ी पका रहे हैं? खिचड़ी क्या पका रहे हैं, बल्कि वो तो आज रात उसे कत्ल करने जा रहे हैं। दूसरे कातिल ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। खस कम जहाँ पाक, कप्तान को आज रात ही कत्ल कर देंगे ताकि हम 1 लाख रुपए इनाम की हकदार हो सकें। अंबर वहाँ से निकलकर सीधा कप्तान के कैबिन में आ गया। उसने कप्तान को बताना ज़रूरी न समझा, क्योंकि वो कातिलों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अगर वो कप्तान को बता देता कि वो आदमी उसे कत्ल करने आ रहे हैं तो कप्तान उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। सुनी सुनाई बात पर भला क्यों कर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कप्तान बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। अंबर ने कहा, आपको नींद तो आ रही थी और अभी आप किताब पढ़ रहे हैं।
कप्तान ने कहा, अमर मियाँ, आया तो सोने के लिए था, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही नींद गायब हो गई। सोचा कि पहले मुतालिया करूं, शायद नींद आ जाए। मगर तुम किधर फिर रहे हो? अमर बोला, बस यूं ही मैं भी चक्कर लगाता इधर आ गया, सोचा जरा आपसे बातें ही हो जाएं। जरूर जरूर, आओ बैठो। कप्तान ने किताब परे रख दी। अंबर ने कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे बिस्तर में शायद खटमल है, बुरी तरह काटते हैं, सुबह उनका बंदोबस्त कर लूंगा। अगर आप इजाजत दें तो आपके कैबिन में ही कालीन पर सो जाऊं। ठीक है, तुम यहाँ लेट जाओ। नहीं, मैं कालीन पर सोने का आदी हूँ, बस आप आराम करें। अंबर चुपके से कोने में कालीन पर लेट गया और बोला, लीजिए, मुझे तो नींद आने लगी। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर, कप्तान ने कहा और फिर उसे किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। अंबर ने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। उसे तो आज की रात खास तौर पर जागते रहना था, क्योंकि आज रात वो 2 कातिल कप्तान को कत्ल करने आ रहे थे, जिनकी साजिश से अंबर ने कप्तान को बचाना था और कातिलों को गिरफ्तार करना था। वो आंखें बंद करके लेट गया और खतरनाक घड़ी का इंतजार करने लगा। अंबर कालीन पर बड़े खास अंदाज से लेटा था। उसका मुंह दरवाजे की जानिब था, ताकि वक्त आने पर वो फौरन होशियार हो सके। रात गुजरने लगी। थोड़ी देर बाद कप्तान ने किताब परे रख दी और एक लंबी सी जमाई लेकर रोशनी गुल करके सो गया। कुछ देर तक कैबिन में खामोशी छाई रही, फिर उसके खराटों की आवाज़ आने लगी। अंबर ने जब देखा कि कप्तान गहरी नींद सो गया है तो वो कालीन पर से उठा। उसने दरवाज़ा अंदर से खोल दिया ताकि कातिलों को अंदर आने में आसानी रहे। मोमबत्ती जलाकर एक कोने में रख दी। उसके आगे एक प्याला कर दिया कि उसकी रोशनी दरवाजे पर पड़ी, बाकी कैबिन में अंधेरा रहे। ये सारा काम करके अंबर कप्तान के बिस्तर के करीबी पर्दों के पीछे छुपकर बैठ गया। जहाज समंदर में तैरता चला जा रहा था। बाहर हल्के हल्के बादलों की गरज सुनाई देने लगी। शायद बारिश शुरू हो गई थी, मगर समंदर में तूफान बिल्कुल नहीं था। जहाज मामूली सा डोल रहा था और अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था। उधर जब आधी रात गुजर गई और सारे जहाज पर गहरी खामोशी छा गई तो दोनों कातिल अपने अपने पिस्तौल जेब में रखकर कैबिन से बाहर राहदारी में आ गए। उन्होंने स्याह नकाब पहन रखे थे। राहदारी में धीमी धीमी रोशनी थी। उन्होंने आगे पीछे गौर से देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहाँ कोई नहीं है तो वो कप्तान के कैबिन की तरफ बढ़े। वो बहुत जल्द कैबिन के दरवाजे के करीब पहुंच गए। यहाँ इत्तेफाक से उन्हें एक पहरेदार मिल गया, जिसने पूछा, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? एक कातिल ने नकाब उतार कर जेब में रखा और कहा, मुसाफिर है, मेरे साथी के सर में दर्द है, मैं ज़रा इसे सैर कराने अरशे पर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने सारे लाकर कहा, ठीक है, जाओ। पहला कातिल तेजी से बाहर निकल गया। अंबर अभी तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। कातिल कैबिन में अकेला रह गया था। वो इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने अपनी जेब से चांदी का एक सिक्का निकालकर हाथ पर्दे से निकाला और सिक्के को कैबिन के कोने में उछाल दिया। टक की आवाज़ के साथ सिक्का दूसरी तरफ गिरा। कातिल ने चौंक कर पीछे देखा और पिस्तौल तान दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता कोने की तरफ बढ़ा। अंबर इसी मौका पर इंतजार में था। जो ही कातिल की पीठ उसकी तरफ हुई, वो उछलकर छलांग मारकर पर्दे से बाहर आया और कातिल के ऊपर पहुंचकर उस जोर से उसकी गर्दन पर हाथ मारा कि 1 सेकंड में उसकी गर्दन का मनका टूट गया। उसकी गर्दन लटक गई और फर्श पर साकित होकर गिर पड़ा। अंबर ने खामोशी से पिस्तौल उठाकर जेब में रखा और कातिल की लाश को घसीटकर एक संदूक के पीछे छुपा दिया। अंबर वापस पर्दों के अकब में आकर छुप गया और दूसरे कातिल का इंतजार करने लगा। दूसरा थोड़ी देर में कातिल भी बोरी लेकर अंदर आ गया। उसने बोरी ज़मीन पर डाली और अपने साथी को इधर उधर ढूंढने लगा। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि कमबख्त अभी तो यहाँ था, कहाँ चला गया फिर? कप्तान गहरी नींद सो रहा था। वो अपने साथी को आवाज़ भी नहीं दे सकता था कि कहीं कप्तान जाग ना पड़े। अभी वो परेशानी के आलम में अपने साथी को तलाश ही कर रहा था कि अंबर पर्दे से निकल आया। उसने पिस्तौल तान कर कहा, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना। कातिल एकदम से उछलकर ज़मीन पर झुक गया और उसने अंबर का निशाना लेकर गोली चला दी। गोली अंबर के घुटने से लगकर गिर पड़ी। धमाके की आवाज़ सुनकर कप्तान उठ बैठा। क्या हो रहा है, कौन है ये? अंबर ने कहा, कप्तान, मशल रोशन करके अपनी जगह पर बैठे रहो, बिल्कुल नहीं हिलना। मैं अंबर हूँ, तुम्हारे कातिलों को मैंने पकड़ लिया है। मेरे कातिल? कप्तान ने हैरानी से पूछा। आप रोशनी करें। कप्तान ने मशल जला दी तो देखा कि अंबर पिस्तौल ताने खड़ा है। एक नकाब पोश के हाथ में भी पिस्तौल है। कप्तान ने आगे बढ़कर कहा, यह क्या ड्रामा हो रहा है? कैप्टन, ये लोग आपको कत्ल करने आए थे, अंबर ने कहा। ये कहते हुए अंबर ने रुख जरा कप्तान की तरफ किया। वही कातिल जिसने लपक कर बिजली जैसी तेजी से अंबर के अकब में आकर उसकी गर्दन पर पिस्तौल रख दिया और कहा, खबरदार, ज़रा भी हरकत की तो गोली चलाकर गर्दन के परखचे उड़ा दूंगा। कप्तान से कहो कि वो तुम्हारे सामने आ जाए। ये कातिल की सबसे बड़ी बदनसीबी थी कि उसने कप्तान के बजाय अंबर को दबोच लिया था। अगर वो यही हरकत कप्तान के साथ करता, यानी अगर वो कप्तान के पीछे जाकर पिस्तौल उसकी गर्दन पर रख देता, तो शायद अंबर कप्तान को मौत के मुंह से ना बचा सकता। मगर उस अहमक ने अंबर की गर्दन पर पिस्तौल रख दिया। जहां अगर वो सारी दुनिया की गोलियां लाकर चला देता तो अंबर की गर्दन का एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। फिर भी अंबर खामोश रहा। उसने कप्तान से कहा, कैप्टन, मेरी तरफ आ जाएं, बिल्कुल फिक्र न करें। कप्तान अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने चीख कर कहा, ज़मीन पर लेट जाओ कैप्टन। कैप्टन एकदम से ज़मीन पर लेट गया।
उसके साथ ही कातिल ने अंबर की गर्दन पर रखा हुआ पिस्तौल चला दिया। धाएं की आवाज़ के साथ बारूद का धुआं उठा। कातिल ने दूसरा फायर भी कर दिया। एक बार फिर धमाका हुआ। कप्तान समझ गया कि बेचारे अंबर ने उस पर अपनी जान कुर्बान कर दी है। उसने ज़मीन पर लेटे लेटे छलांग लगाई और कातिल को टांगों से दबोच कर ज़मीन पर गिरा दिया। कातिल औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। अंबर ने कहा, इसको पकड़े रखना, मैं रस्सी लाता हूँ। कप्तान ने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा और बौखला कर कहा, तुम जिंदा हो? अंबर ने कप्तान के सवाल का कोई जवाब न दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि इस सवाल का जवाब वो बाद में भी दे सकता है। ज़ाहिर है अब कप्तान तो इस किस्म के बेशुमार सवाल उससे करेगा। अंबर ने दीवार के साथ लगी हुई रस्सी उतारी और कातिल के दोनों हाथ पांव बांध दिए। उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। इस काम से फारिग होकर अंबर ने बड़े इत्मीनान से दूसरे कातिल की लाश पलंग के नीचे से निकालकर बाहर रख दी। कप्तान आंखें फाड़ कर बोला, ये लाश किसकी है? अंबर ने कहा, यह दूसरे कातिल की लाश है। कप्तान ने सर पकड़ लिया। खुदा के लिए मुझे बताओ कि असल किस्सा क्या है। अंबर ने कप्तान को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बयान कर दी। तो गोया इन किराए के कातिलों को मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कत्ल करने के लिए भेजा था। कप्तान उठकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर वो अंबर की तरफ देखकर कहने लगा, लेकिन अंबर, तो अभी तक तुम्हें मेरे एक अहम तरीन सवाल का जवाब देना है। ये बताओ कि तुम पर पिस्तौल की गोलियों ने असर क्यों नहीं किया? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इसका निशाना खता गया। हरगिज़ नहीं, मैं खुद देख रहा था कि कातिल ने तुम्हारी गर्दन पर रखकर पिस्तौल चला दिया था। निशाना खता होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अंबर ने कहा, कैप्टन, ये वक्त इस किस्म के गैर ज़रूरी सवालों का नहीं है। ये बताओ कि इस कातिल के साथ क्या सलूक करना चाहते हो तुम? कप्तान ने कहा, अगर मैंने इसे ज़िंदा छोड़ दिया तो ये दोबारा मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि फिर मुझे कोई अंबर अपनी जान बचाने के लिए ना मिल सके। अंबर ने कहा, तो गोया तुम इसे ख़त्म कर देना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुमने मेरे दूसरे कातिल को ख़त्म किया है। ठीक है, ऐसा ही होगा। दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, वो दोबारा भी हमला कर सकता है। अंबर ने उसी वक्त बोरी निकालकर उसमें जिंदा और मुर्दा दोनों कातिलों को ठोंस दिया। ऊपर से बोरी का मुंह सी डाला। फिर वो बोरी कंधे पर उठाकर कैबिन से निकला। राहदारी से गुजरकर ऊपर अर्शे पर आ गया। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था कि पहरेदार से मुठभेड़ हो गई। ये क्या ऊपर ले जा रहे हो? अंबर के पास कोई जवाब नहीं था भांडा फूटने का। कप्तान पीछे से फौरन बोल उठा, इसे जाने दो चौकीदार, ये गले सड़े प्याजों की बोरी समंदर में फेंकने जा रहा है। इसकी बदबू से सारे जहाज में फैलने का खतरा था। जाने दो इसे। जो हुक्म कप्तान। चौकीदार ने सलाम किया और वहां से आगे चला गया। अंबर जहाज के डेक यानी अर्शे पर आ गया। जहाज समंदर में तैरता चला जा रहा था। गहरे अंधेरे में समंदर की आवाज़ आ रही थी, लहरें दिखाई नहीं दे रही थी। अंबर ने अर्शे के जंगले पर जाकर बोरी धड़ाम से समंदर में फेंक दी। समंदर की लहरों ने बोरी को अपने सीने में गुम कर लिया। कप्तान उसके पीछे खड़ा था। विलायत जाकर मैं अपने जालिम रिश्तेदार जॉर्ज की खबर भी लेना चाहता हूँ। वो एक मशहूर कातिल बदमाश है। उसने मेरी बहन को भी जहर देकर हलाक कर दिया था। अंबर के साथ कप्तान नीचे अपने कैबिन में आ गया। कप्तान बहुत ज़्यादा ताज्जुब में था। उसने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर उसकी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। उसने अंबर से कहा, अंबर, तुम मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ और प्यारे हो। क्या तुम अपनी खुफिया ताकत के बारे में मुझे कुछ बताओगे नहीं? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, कैप्टन, मैं भी आपकी अपने एक बुज़ुर्ग की तरह इज़्ज़त करता हूँ। मुझे ऐसी बात पर मजबूर ना करें जो मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। और फिर मैं समझता हूँ कि आपको ये राज जानने की ज़रूरत भी नहीं। कप्तान खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उठा और अंबर के सर पर हाथ रखकर बोला, अंबर बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ लंदन में मेरे घर चल कर रहो। मुझे तुम्हारे साथ रहकर बेहद खुशी होगी। अंबर ने कहा, कैप्टन, अभी तो मैं आपके घर जाकर रह लूँगा, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अपनी एक खोई हुई बहन मारिया और गुमशुदा भाई नाग की तलाश में विलायत जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक जगह से पता चला है कि वो विलायत में है। जब वो मुझे मिल गए तो हो सकता है कि फिर मैं आपके पास ना रह सकूँ। कप्तान बोला, मुझे मंजूर है, मगर जब तक तुम्हारे बहन भाई हमें नहीं मिलते तुम मेरे पास रहना। मैं तुम्हारी खिदमत करके खुशी हासिल करूँगा और फिर मैं विलायत के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मारिया की तलाश में मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा। मेरा घर शहर से बाहर एक पुरफिज़ात जगह पर चश्मे और सेब के बाग के साथ वाक़या है। वहाँ मेरी लाखों रुपए की जायदाद है, जिसका मेरे बाद कोई वारिस नहीं। अगर चाहो तो मैं आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। अंबर ने कप्तान का हाथ दबाकर कहा, इस इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया कप्तान साहब। मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं। जायदाद और दौलत और इक़्तिदार मेरे पास बहुत था, मगर मैं इनसे तंग आकर जंगल में आ गया था। अब मेरे लिए इन चीज़ों में कोई कशिश बाकी नहीं है। बहरहाल आपने जो मुझे इज़्ज़त बख्शी है उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दोनों बातें करते रहे और रात गुजरती चली गई। कुछ देर बाद दोनों की आंखें भारी होने लगीं। उन्हें नींद आ रही थी। कप्तान अपने बिस्तर पर लेट गया और अंबर कालीन पर पड़ गया। थोड़ी देर बाद दोनों खराटे ले रहे थे। जहाज बड़े सुकून के साथ विलायत की तरफ सफ़र कर रहा था। जहाज को हम इसी जगह समंदर में छोड़ते हैं और हम विलायत की बंदरगाह पर चलते हैं, जहां मारिया और नाग के जहाज बारी बारी मुसाफिरों को उतार कर रुखसत हो चुके हैं। यानी मारिया और नाग विलायत में हैं।
मारिया ने सबसे पहले विलायत की ज़मीन पर कदम रखा था। उस मुल्क में वो बिल्कुल अजनबी थी, जैसा कि वो पहले भी कई मुल्कों में अजनबी की हैसियत से दाखिल हो चुकी थी। यहाँ सर्दी ज़्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। सारा शहर बर्फ़ की सफ़ेद चादर में डूबा हुआ था। मारिया ने जहाज़ पर से ही गर्म समूरी खाल का एक कोट और टोपी हासिल कर ली थी। वो बंदरगाह पर उतरकर कुछ देर एक जगह कोने में खड़ी रही और आने जाने वालों को तकती रही। यहाँ लोगों को घोड़ों और घोड़ा गाड़ियों पर सफ़र करते हुए देखा। बंद बग्गियां भी चल रही थीं। औरतें मर्द सफ़ेद रंग के थे। मारिया को अब और सर्दी महसूस हो रही थी। वो एक तरफ को चल पड़ी। सड़क पर बर्फ़ में घोड़ा गाड़ियां आ जा रही थीं। मारिया खामोशी से फुटपाथ पर चलती गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने दुकान के शीशों में से झांक कर अंदर देखा। ये एक होटल था जिसकी गर्म फिजा में लोग खाना वगैरह खा रहे थे। मारिया की भूख चमक उठी। वो होटल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। फिजा गर्म और पुरसुकून थी। ताज़ा भुने हुए गोश्त की महक फैली हुई थी। हजूम ज़्यादा नहीं था, फिर भी काफ़ी लोग थे। सफ़ेद कपड़ों वाले बहरे ग्राहकों में खाना वगैरह तकसीम कर रहे थे। मारिया एक कैबिन में जाकर बैठ गई। यहाँ और कोई नहीं था। अब सवाल ये था कि वो ऑर्डर किस तरह से दे। वो तो किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। आखिर वो उठी। उसने काउंटर पर से एक प्लेट उठाकर हाथ में पकड़ी और बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ बड़ी सी लंबी मेज़ पर मुख्तलिफ किस्म के खाने लगे थे। मारिया ने बड़े इत्मीनान से गोश्त के 2-4 टुकड़े, कुछ सब्जियाँ और 2 टुकड़े रोटी के रखे और वापस कैबिन में आ गई। इत्तफाक से कैबिन में एक लड़का और लड़की बैठे थे। मारिया भी एक तरफ कुर्सी पर जाकर बैठ गई और खाने लगी। लड़का लड़की आपस में हंसी हंसी की बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। मारिया को प्यास लगी तो उसने बेख्याली में मेज़ पर रखा हुआ गिलास उठाकर मुंह के साथ लगा लिया। अचानक लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके होंठ कँपकँपाने लगे। लड़के ने पूछा, जेनी क्या बात हुई? लड़के ने इशारा करते हुए कहा, यहाँ अभी अभी गिलास पड़ा था, वो कहाँ गया? अब लड़के ने भी देखा तो मेज़ पर से गिलास गायब थे। वो भी परेशान हो गया क्योंकि उसने भी अभी अभी गिलास मेज़ पर पड़े हुए देखा था। वो सर खुजाने लगा। जेनी, हो सकता है यहाँ गिलास कभी ना हो। मेरा मतलब है कि गिलास रखा ही ना गया हो। जेनी बोली, मैंने अपनी आंखों के साथ गिलास को मेज़ पर से गायब होते देखा है। मारिया ने अभी तक गिलास अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ था और वो उन दोनों का मज़ा ले रही थी। लड़का बोला, नहीं जेनी, तुम्हें मुगालता हुआ है, तुम्हारी नज़रों को धोखा लगा है। भला ये कैसे हो सकता है कि मेज़ पर से गिलास गायब हो जाए? गिलास बहरा अभी रख कर ही नहीं गया। लड़की ने सर हिलाकर कहा, शायद ऐसा ही हो, मगर गिलास गायब। लड़का कहका लगाकर हंसा। तुम इन दिन में भी ख्वाब देखने लगी हो। लो, ये गोश्त का टुकड़ा खाओ, बड़ा मज़ेदार है। अब मारिया ने खामोशी से गिलास मेज़ पर रख दिया। गिलास को मेज़ पर वापस आते देखकर लड़की ने भी देखा। वो चीख मारकर बोली, ओलिवर, गिलास मेज़ पर वापस आ गया। लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते सर घुमाकर मेज़ की तरफ देखा। गिलास मेज़ पर उसी तरह मौजूद था, सिर्फ उसमें पानी नहीं था। लड़के को पसीना आ गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ कैबिन से बाहर ले गया। मारिया बड़े सुकून से अकेली बैठी खाना खाती रही। इतने में लड़के ने होटल के मालिक को जाकर सारा किस्सा सुना दिया कि कैबिन के मेज़ पर से एक गिलास गायब होकर फिर वापस आ गया। मालिक ने लड़की को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, बहुत बेहतर जनाब, हम अपने गिलास की हिफाजत करना खूब जानते हैं। जब लड़का चला गया तो होटल के मालिक ने हंसकर बैरे से कहा, इस लड़के ने ज़रूर भंग पी रखी है, भला कभी मेज़ पर से भी गिलास गायब हुआ है? होटल का मालिक काउंटर पर आकर बैठ गया और ग्राहकों से पैसे वसूल करके मेज़ की दराज में रखने लगा। मारिया ने मालिक की आवाज़ सुन रही थी कि उसे यकीन नहीं था। वो काउंटर पर होटल के मालिक के पास आकर खड़ी हो गई। करीब ही एक गिलास अनार के शरबत से भरा हुआ पड़ा था जिसे मालिक पी रहा था। मारिया ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया। होटल के मालिक की नज़रें कैश बुक पर थीं और हाथ अपने आप गिलास की तरफ बढ़ रहा था। जब हाथ ने गिलास महसूस न किया तो मालिक ने चौंक कर देखा, वो गायब था। वो परेशान होकर बोला, अरे बैरे, ये मेरा गिलास तुम ले गए हो क्या? कमीने हरामखोर, वापस रखो मेरा अनार का शरबत। बैरे ने कहा, जनाब, मैंने तो आपके गिलास को हाथ तक नहीं लगाया। तो फिर गिलास कहाँ चला गया? बैरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मालूम होता है भंग का असर आप पर भी होने लगा है जनाब। बकवास बंद करो। मालिक ने बैरे को डांट दिया। बैरा ग्राहकों की तरफ चला गया। मालिक परेशान था कि उसने गिलास काउंटर पर रखा था, फिर वो कहाँ चला गया। वो 2-3 बार सर इधर उधर मारने के बाद दोबारा कैश बुक ठीक करने लग गया। अब मारिया ने अनार के शरबत वाला गिलास दोबारा काउंटर पर रख दिया। जो ही मालिक की नज़र गिलास पर पड़ी वो उछल पड़ा। बैरा, गिलास वापस आ गया। बैरा भाग कर आया। काउंटर पर गिलास उसी तरह पड़ा था और मालिक के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। ये कौन कर रहा है? मालिक मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। मारिया ने उसके कान के करीब जाकर कहा, ये मैं कर रही थी, मैं। आवाज़ का सुनना था कि होटल के मालिक की चीख निकल गई और वो बेहोश होकर कुर्सी पर से नीचे गिर पड़ा। मारिया होटल से बाहर आ गई। उसके जिस्म में दोबारा ताकत आ गई थी। वो मुख्तलिफ सड़कों पर फिरती रही, मगर उसने महसूस किया कि सर्दी ज़्यादा है और वो यूं ही चलती रही तो सर्दी से बीमार हो जाएगी। उसे किसी ऐसे होटल या सराय की तलाश थी जहां वो रात गुजार सके और खूब आराम कर सके। इस शहर में सरायों की कमी ना थी।
उसने एक चौक में से घूमते हुए गली के कोने के सराय का लफ्ज देखा। सराय यानी इन, वहाँ के छोटे छोटे होटलों को कहा जाता था। उस सराय को एक बूढ़ा आदमी चला रहा था जो काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। मारिया को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, चुनाचे वो सीधा सराय के अंदर आकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल में आ गई। यहाँ आमने सामने पुराने लकड़ी के दरवाज़ों वाली चंद एक कोठलियाँ बनी थी। मारिया एक कोठली में आ गई। अंदर कोने में बिस्तर लगा था, मैली सी गर्म रजाई पड़ी थी। दीवार के साथ मेज़ पर मुंह धोने का जग और बाल्टी रखी थी। मारिया ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेटते ही सो गई। उसकी आंख खुली तो दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा था। मारिया ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और खुद दूसरी तरफ होकर खड़ी हो गई। बूढ़ा सराय वाला मुंह में पाइप लिए एक मोटी औरत के साथ बुड़बुड़ाता हुआ गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। किस उल्लू के पट्टे ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा है? अरे अंदर तो कोई भी नहीं, फिर दरवाज़ा किसने खोला और किसने बंद किया था? ओ खुदा, यहाँ क्या हो रहा है? फिर वो मोटी औरत की तरफ घूम कर बोला, मादाम, ये कोठली आपके लिए बड़ी मौजूद रहेगी। यहाँ की फ़िज़ा काफ़ी गर्म और खुशगवार है। अगर आप कहें तो मैं अंगीठी भी जलवा दूंगी, मगर उसके लिए एक शिलिंग किराया आपको ज़्यादा देना होगा। मोटी औरत ने तेवरी चढ़ाकर कहा, मैं अंगीठी ज़रूर जलवाऊंगी, क्योंकि कमरे की फ़िज़ा सर्द है। यहाँ तो मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, कुल्फ़ी नहीं, कुल्फ़ा कहो मादाम। क्या कहा? मोटी औरत ने चीख कर कहा, कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आपका ख्याल ठीक है। यहाँ तो मेरी भी कुल्फ़ी जम रही है। बहुत अच्छा, मैं अभी नौकर से कहकर अंगीठी जलवाई देता हूँ। बूढ़ा सराय का मालिक चला गया। मोटी औरत ने दरवाज़ा बंद किया और अपना ब्रीफ केस पलंग पर रखकर उसमें से कपड़े निकाल कर रखने लगी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस कोठड़ी में मारिया भी मौजूद है, जो ज़रा फासले पर दीवार के साथ कुर्सी पर बैठी उसकी एक एक हरकत पर गौर से देख रही है। मोटी औरत ने सारे कपड़े निकाल कर मेज़ पर रखे कोट उतार कर अलमारी में रखा। इतने में नौकर ने आकर अंगीठी में आग जला दी। मोटी औरत पानी का जग लेकर गुसलखाने में पानी लेने जा रही थी तो उसकी कोहनी मारिया से टकरा गई। वो अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। ये कौन है यहाँ? नहीं, ये मेरा वहम है। वो हंसकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि इस दफ़ा मारिया ने उसकी मोटी गर्दन पर अपना हाथ रखकर कहा, सलाम आंटी, मैं इस कोठली की चुड़ैल हूँ। मोटी औरत के हाथ से जग गिर कर टूट गया। उसके मुंह से एक चीख निकली और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सराय वालों ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर नीचे पहुंचाया। सराय का मालिक बड़ा हैरान था कि इस कोठली में चुड़ैल कहाँ से आ गई। वो किसी दूसरे गाहक का इंतजार करने लगा ताकि कोठली की चुड़ैल की पूरी तरह से तहकीक हो सके। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।